आज के इस नए गहन अध्ययन में हम एक बहुत ही कमाल के विषय पर चर्चा करने वाले हैं। मैंने हमेशा सोचा है कि हमने अंतरिक्ष में तो 13 अरब प्रकाश वर्ष दूर तक देख लिया है। हाँ बिल्कुल, हमारे पास आकाश गंगाओं की तस्वीरें हैं। सही कहा, और ब्लैक होल की भी स्पष्ट तस्वीरें हैं। लेकिन मतलब क्या ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास नहीं है कि हम ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्य तो सुलझा चुके हैं, लेकिन अपने ही पैरों के नीचे जहां हम हर दिन चलते हैं वहां के बारे में बहुत कम जानते हैं। ये सच में विज्ञान के सबसे दिलचस्प सवालों में से एक है। हमारी नजर हमेशा आसमान की तरफ रही है। बिल्कुल, मैंने पढ़ा है कि आज तक हम सिर्फ 12 किलोमीटर गहरा ही गड्ढा खोद पाए हैं, जबकि हमारी पृथ्वी 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरी है। हाँ, जमीन के नीचे की दुनिया एक ऐसा रहस्यमय क्षेत्र है जहां झांकने के लिए हमारा सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप भी काम नहीं आते। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य आधार भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत नामक स्रोत का 3रा अध्याय है। जी, और इसके जरिए आज हम एक बहुत ही खास मिशन पे हैं। बिल्कुल, और हमारा मिशन ये समझना है कि वैज्ञानिक बिना पृथ्वी के अंदर जाए केवल कुछ खास तरह की तरंगों का उपयोग करके पृथ्वी के अंदर का नक्शा कैसे तैयार करते हैं। और ये प्रकृति की सबसे बड़ी जासूसी कहानियों में से एक है ना? क्योंकि यहाँ हमारे पास सीधे तौर पर देखने के लिए कोई सबूत नहीं है। तो सबसे पहले उस 12 किलोमीटर वाले गड्ढे की बात करते हैं। हाँ, जो कोला प्रायद्वीप में है। जी, स्रोत के आंकड़े बताते हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या, मतलब सतह से लेकर बिल्कुल केंद्र तक की दूरी, लगभग 6378 किलोमीटर है। लेकिन इंसान अब तक कितनी गहराई तक पहुंच पाया है? बहुत ही कम। जैसे दक्षिण अफ्रीका में दुनिया की सबसे गहरी सोने की खदानें हैं, लेकिन वे भी सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर गहरी हैं। सिर्फ 3 से 4? हाँ, और आर्कटिक महासागर के पास कोला प्रायद्वीप में दुनिया का सबसे गहरा प्रवेधन खोदा गया था, जिसे सुपर डीप बोरहोल कहते हैं। अच्छा, वहां कितनी गहराई तक जा पाए? दशकों तक दुनिया की सबसे आधुनिक मशीनें वहां खुदाई करती रहीं, लेकिन वे केवल 12 किलोमीटर की गहराई तक ही पहुंच पाईं। 6378 किलोमीटर की तुलना में सिर्फ 12 किलोमीटर? ये तो ऐसा है जैसे कोई मच्छर किसी हाथी की चमड़ी को बस हल्का सा खरोच कर ये जानने की कोशिश कर रहा हो कि हाथी के अंदर क्या है। बहुत ही सटीक उदाहरण है। हम तो पृथ्वी की त्वचा की ऊपरी परत भी पार नहीं कर पाए। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि वैज्ञानिक और नीचे क्यों नहीं खोद पाए? मतलब मशीनें रुक क्यों गईं? इसका मुख्य कारण है पृथ्वी के अंदर का भयानक तापमान और दबाव। जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, गर्मी इतनी तेजी से बढ़ती है कि 12 किलोमीटर नीचे जाने पर सबसे मजबूत धातुएं भी पिघलने लगती हैं। बाप रे, मतलब मशीनें ही पिघल जाती हैं। बिल्कुल, उनका आकार बिगड़ने लगता है और वहां का दबाव किसी भी मशीन या इंसान के टिकने के लिए बिल्कुल असंभव है। तो जब हम शारीरिक रूप से अंदर जा ही नहीं सकते, तो फिर वैज्ञानिकों ने अंदर का हाल कैसे जाना? क्या अंतरिक्ष से गिरने वाले उल्कापिंड इसमें कुछ मदद करते हैं? हाँ, उल्कापिंड और गुरुत्वाकर्षण विसंगति, जिसे ग्रेविटी एनॉमली भी कहा जाता है, ये दोनों ही परोक्ष सुराग देते हैं। अच्छा, कैसे? उल्कापिंड उसी आदिम सामग्री से बने हैं जिससे हमारी पृथ्वी बनी है, तो वो हमें एक मोटा अंदाजा देते हैं। समझ गई। और गुरुत्वाकर्षण वाला हिस्सा? अलग अलग जगहों पर गुरुत्वाकर्षण का बदलना हमें ये बताता है कि पृथ्वी के अंदर द्रव्यमान का वितरण एक समान नहीं है। लेकिन पृथ्वी के अंदर का स्पष्ट एक्सरे निकालने वाला साधन कुछ और ही है। पृथ्वी का अपना एक्सरे? वो क्या है? वो प्राकृतिक साधन है भूकंप। भूकंप? लेकिन भूकंप तो जमीन को फाड़ देते हैं, है ना? इमारतें गिरा देते हैं। वे हमें पृथ्वी के अंदर का नक्शा कैसे दे सकते हैं? यही तो विज्ञान का कमाल है। दरअसल जो भूकंप सतह पर तबाही लाते हैं, वे उसी ऊर्जा का परिणाम है जो पृथ्वी की गहराइयों से यात्रा करके ऊपर आती है। अच्छा, तो मतलब जब अंदर कुछ टूटता है तब ये ऊर्जा निकलती है। हाँ, जब पृथ्वी के भीतर गहराई में चट्टानें खिसकती हैं या टूटती हैं तो एक बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो जहाँ से ये ऊर्जा निकलती है, क्या उसे कोई खास नाम दिया जाता है? मैंने एपिसेंटर शब्द बहुत बार सुना है समाचारों में। यहाँ दो अलग अलग शब्द हैं जिन्हें समझना जरूरी है। पृथ्वी के अंदर गहराई में वो सटीक बिंदु जहाँ से ऊर्जा मुक्त होती है, उसे उद्गम केंद्र या अवकेंद्र कहते हैं, अंग्रेजी में हाइपोसेंटर। ठीक है, अवकेंद्र। और एपिसेंटर क्या होता है फिर?
सतह पर ठीक उस अवकेंद्र के ऊपर वाली जगह को अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। यानी अवकेंद्र वो जगह है जहां असली धमाका होता है गहराई में, और अधिकेंद्र वो जगह है जहां सतह पर सबसे पहला झटका महसूस होता है। एकदम सही। और जब वो फंसी हुई ऊर्जा मुक्त होती है तो वो तरंगों के रूप में हर दिशा में फैलती है। पानी में पत्थर फेंकने पर जैसे लहरें बनती हैं, वैसे ही। बिल्कुल वैसे ही। हम इन्हें मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहली हैं धरातलीय तरंगे या सरफेस वेव्स, जो सतह पर ही चलती हैं। मतलब यही वो तरंगे हैं जो हमारी इमारतें गिराती हैं? हाँ, सबसे ज्यादा तबाही यही लाती हैं। लेकिन हमारे लिए जो दूसरी तरह की तरंगे हैं वो सबसे काम की हैं। दूसरी तरह की? जी, इन्हें भूगर्भिक तरंगे या बॉडी वेव्स कहते हैं, जो पृथ्वी के अंदरूनी हिस्सों से होकर गुजरती हैं। मान लीजिए पृथ्वी एक बहुत बड़ी धातु की घंटी है। जब भूकंप आता है तो घंटी के अंदर एक जोरदार हथौड़ा बजता है। क्या वैज्ञानिक सतह पर बैठकर उन ध्वनि तरंगों को सुनते हैं ताकि पता चल सके कि घंटी अंदर से किस चीज से बनी है? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये घंटी वाला उदाहरण बिल्कुल सटीक है। जब एक सामान्य घंटी बजती है तो उसकी आवाज एक जैसी होती है। हाँ, बिल्कुल साफ आवाज आती है। लेकिन अगर आप उस घंटी के अंदर पानी भर दें या उसमें कोई दरार हो तो उससे निकलने वाली ध्वनि तरंगों की गति बदल जाएगी। अच्छा, मतलब अंदर की चीजों के हिसाब से आवाज बदल जाती है। एकदम। वैज्ञानिक सिस्मोग्राफ यानी भूकंप मापी यंत्र का उपयोग करके पूरी दुनिया में इन्हीं भूगर्भिक तरंगों को रिकॉर्ड करते हैं। और मुझे लगता है यहीं से हमारे दो मुख्य किरदारों की एंट्री होती है। स्रोत में दो खास तरह की तरंगों का जिक्र है, पी तरंगे और एस तरंगे। हाँ, पी और एस तरंगे ही इस पूरी कहानी के हीरो हैं। यहाँ बात बहुत ही रोचक हो जाती है। क्या आप इसे थोड़ा आसान भाषा में समझा सकते हैं? मान लीजिए हम किसी मिडिल स्कूल के विज्ञान के क्लासरूम में हैं और आप एक शिक्षक की तरह समझा रहे हैं। जरूर, ये मेरा पसंदीदा तरीका है। तो सबसे पहले बात करते हैं पी तरंगों की, जिन्हें प्राइमरी वेव्स कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी वेव्स। हाँ, ये क्या करते हैं? ये बहुत तेज चलती हैं और भूकंप आने पर मशीनों तक सबसे पहले पहुंचती हैं। ये बिल्कुल ध्वनि तरंगों की तरह काम करती हैं। इनकी कोई खास बात? इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये गैस, तरल और ठोस, मतलब तीनों तरह के पदार्थों से बिना किसी रुकावट के गुजर सकती हैं। अच्छा, अगर हम इसे विजुअलाइज करें तो पी तरंगे उस स्प्रिंग वाले खिलौने की तरह है जिसे स्लिंकी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल स्लिंकी की तरह। जब आप स्लिंकी को आगे पीछे धक्का देते हैं तो स्प्रिंग सिकुड़ता है और फैलता है और ऊर्जा एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है। बहुत बढ़िया उपमा है। पी तरंगे ठीक इसी तरह दबाव डालती हैं और संकुचन पैदा करती हैं। वे तरंग की दिशा के समानांतर कंपन करती हैं। समझ गई। और दूसरी तरंगे कौन सी हैं? अब बात करते हैं एस तरंगों की, यानी सेकेंडरी वेव्स। ये थोड़ी सुस्त होती हैं और सिस्मोग्राफ पर बाद में पहुंचती हैं। अच्छा, ये पी तरंगों से अलग कैसे हैं? ये तरंग की दिशा के समकोण पर कंपन करती हैं, मतलब परपेंडिकुलर। यानी ये एक लंबी रस्सी की तरह है जिसका एक सिरा दीवार से बंधा हो और आप दूसरे सिरे को ऊपर नीचे झटक रहे हो। बिल्कुल। रस्सी में जो लहरें बनती हैं वो एस तरंगों की तरह ही उभार और गर्त बनाती हैं। ठीक है, रस्सी वाला उदाहरण समझ आ गया। लेकिन एस तरंगों की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण विशेषता, जिसने वैज्ञानिकों के लिए एक जादू की तरह काम किया, वो ये है कि ये केवल ठोस पदार्थों से ही गुजर सकती हैं। केवल ठोस से? मतलब तरल या गैस में जाते ही ये रुक जाती हैं? हाँ, तरल में जाते ही ये पूरी तरह से गायब हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? मेरा मतलब है पी तरंगे तो तरल से आसानी से निकल जाती हैं, फिर एस तरंगे क्यों नहीं? क्योंकि तरल पदार्थों में शियर स्ट्रेंथ या अपरूपण शक्ति नहीं होती। जब एस तरंगे रस्सी की तरह ऊपर नीचे लहर मारती हैं तो उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक ऐसी कठोर संरचना की जरूरत होती है जो मुड़ने के बाद वापस अपनी जगह आ सके। अच्छा, जैसे रबर बैंड वापस अपनी जगह आ जाता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन पानी या तरल पदार्थ में वो कठोरता नहीं होती, वे बस बिखर जाते हैं। इसलिए एस तरंगे वहां जाकर खत्म हो जाती हैं। तो क्या एस तरंगों की ये नखरे वाली आदत कि वे तरल में नहीं चल सकती, यही हमारे लिए पृथ्वी के अंदर का नक्शा बनाने का सबसे बड़ा सुराग है? यही पूरी वैज्ञानिक खोज का आधार है। जब ये दोनों तरंगे पृथ्वी के अंदर गहराई में यात्रा करती हैं तो उन्हें अलग अलग घनत्व वाली चट्टानें मिलती हैं। और तब क्या होता है? घनत्व बदलने पर इन तरंगों का परावर्तन और अपवर्तन होता है। मतलब वे सतहों से टकराकर वापस लौटती हैं या अपना रास्ता मोड़ लेती हैं। जैसे पानी के ग्लास में रखा हुआ स्ट्रॉ मुड़ा हुआ दिखाई देता है क्योंकि रोशनी हवा से पानी में जाते हुए मुड़ जाती है। हाँ, भौतिकी का वही नियम यहाँ भी लागू होता है।
और तरंगों के मुड़ने और गायब होने की इसी घटना ने एक बहुत बड़े रहस्य को जन्म दिया। कौन सा रहस्य? इसे हम छाया क्षेत्र या शैडो जोन कहते हैं। दुनिया भर में फैले हुए सिस्मोग्राफ जब भूकंप को रिकॉर्ड कर रहे थे तो वैज्ञानिकों ने एक अजीब बात देखी। कैसी अजीब बात? पृथ्वी पर कुछ ऐसे विशाल क्षेत्र थे जहां भूकंप आने के बाद भी कोई तरंग नहीं पहुंच रही थी, बिल्कुल सन्नाटा। ये तो बहुत रहस्यमयी लग रहा है। मैंने स्रोत में देखा है कि जहां भूकंप का अधिकेंद्र होता है वहां से 105 डिग्री के कोण तक तो दोनों तरंगे मशीनों पर दर्ज होती हैं। जी, 105 डिग्री तक पी और एस दोनों आराम से पहुंचती हैं। लेकिन 105 डिग्री के बाद अचानक एस तरंगे पूरी तरह से गायब हो जाती हैं। उनका कोई नामो निशान नहीं मिलता। ऐसा क्यों? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो हमें एस तरंगों की उसी कमजोरी को याद करना होगा कि वो तरल से नहीं गुजर सकती। बिल्कुल। उनका 105 डिग्री के बाद पूरी तरह गायब हो जाना इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि पृथ्वी के अंदर एक निश्चित गहराई के बाद एक बहुत ही विशालकाय परत है जो ठोस नहीं है। अरे वाह! इसका मतलब है कि वहां गहराई में एक बहुत बड़ा तरल पदार्थ का समुद्र है जिसने एस तरंगों को अपने अंदर सोख लिया या रोक दिया। एकदम सही। 2900 किलोमीटर की गहराई पर जाकर इन तरंगों का सामना उसी विशालकाय तरल परत से होता है। और क्योंकि एस तरंगे तरल में नहीं चल सकती तो वे वहीं खत्म हो जाती हैं। हाँ, जैसे ही वे उस परत से टकराती हैं वे उसे पार नहीं कर पाती। इसीलिए 105 डिग्री के बाद वे पृथ्वी के दूसरी तरफ कभी नहीं दिखती। ये तो बहुत ही तार्किक है। और एस तरंगों का ये छाया क्षेत्र इतना बड़ा है कि ये पृथ्वी के 40% से भी अधिक हिस्से को घेर लेता है। ये तो समझ आ गया। लेकिन स्रोत में ये भी लिखा है कि पी तरंगे भी 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच के क्षेत्र में गायब हो जाती हैं। हाँ, पी तरंगों का भी अपना एक छाया क्षेत्र होता है। लेकिन 145 डिग्री के बाद वे फिर से मशीनों पर दिखने लगती हैं। अब पी तरंगे तो तरल से गुजर सकती है ना, फिर वे इस बीच वाले हिस्से में क्यों नहीं दिखती? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। मतलब ये ऐसा है जैसे आप टॉर्च की रोशनी गुजार रहे हो और दीवार पर बीच में एक बड़ा सा अंधेरा साया बन जाए। ऐसा पी तरंगों के मुड़ने यानी अपवर्तन के कारण होता है। पी तरंगे उस तरल परत से गुजर तो जाती हैं, लेकिन तरल का घनत्व ठोस चट्टानों से अलग होता है। अच्छा, तो घनत्व बदलने से उनकी दिशा बदल जाती है? बिल्कुल। जब पी तरंगे इस अलग घनत्व वाली परत में प्रवेश करती हैं तो वे बहुत तेजी से मुड़ जाती हैं। समझी। और इस मुड़ने की वजह से क्या होता है? इस मुड़ने के कारण एक ऐसा कोण बनता है कि 105 से 145 डिग्री के बीच वे सतह पर पहुंच ही नहीं पाती। वे इतना मुड़ जाती हैं कि सीधे 145 डिग्री के बाद ही सतह पर उभरती हैं। ये सच में हैरान करने वाला है। मतलब बिना एक भी किलोमीटर खोदे सिर्फ ये देखकर कि कौन सी तरंग कहाँ मुड़ रही है और कौन सी कहाँ रुक रही है, हमने पृथ्वी का पूरा अल्ट्रासाउंड कर लिया। हाँ, बिल्कुल, एक प्राकृतिक अल्ट्रासाउंड की तरह। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? इन तरंगों और छाया क्षेत्रों की मदद से जो नक्शा बना वो असल में कैसा दिखता है? इस गणितीय गणना ने हमें पृथ्वी की मुख्य परतों के बारे में बहुत सटीक जानकारी दी। सबसे बाहरी परत है भूपर्पटी या क्रस्ट, जो कि सबसे बाहरी ठोस परत है ना? जी, ये सबसे ठोस और भंगुर परत है। क्या ये हर जगह एक जैसी मोटी है? नहीं, इसकी मोटाई में बहुत अंतर है। महासागरों के नीचे ये सिर्फ 5 किलोमीटर मोटी है। सिर्फ 5 किलोमीटर? हाँ, क्योंकि वहां भारी बेसॉल्ट चट्टानें हैं, जबकि महाद्वीपों के नीचे इसकी मोटाई लगभग 30 किलोमीटर है। और पहाड़ों के नीचे? अगर हम हिमालय जैसे ऊंचे पहाड़ों के नीचे की बात करें तो वहां ये क्रस्ट 70 किलोमीटर तक गहरी हो सकती है। तो अगर क्रेस्ट सबसे ऊपरी परत है तो उसकी ठीक नीचे क्या है? भूपर्पटी के ठीक नीचे शुरू होता है मेंटल। ये लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। 2900 किलोमीटर? ये तो पृथ्वी के कुल आयतन का बहुत ही बड़ा हिस्सा होगा। ये पृथ्वी का सबसे बड़ा हिस्सा है। मेंटल का जो ऊपरी भाग है उसे दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। एस्थेनोस्फीयर? इसका क्या मतलब है? एस्थेनो का मतलब ही कमजोर होता है। ये परत पूरी तरह ठोस नहीं है, बल्कि ये थोड़ी चिपचिपी या प्लास्टिक जैसी है। अच्छा, तो क्या ज्वालामुखी का लावा यहीं से आता है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जब भी ज्वालामुखी फटता है और लावा बाहर आता है तो वो गर्म मैग्मा असल में इसी दुर्बलता मंडल से आता है। एक मिनट, मैं कुछ सोच रही हूँ। अगर ये परत कमजोर और चिपचिपी है तो इसके ऊपर की हमारी कठोर जमीन कैसे टिकी है? ये एक बहुत ही दिलचस्प भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है। मतलब
मैंने कहीं पढ़ा है कि हमारे महाद्वीप खिसकते हैं। क्या इसका इससे कोई लेना देना है? पूरा लेना देना है। जो हमारी सबसे ऊपरी परत है यानी भूपर्पटी और मेंटल का जो सबसे ऊपरी ठोस हिस्सा है, इन दोनों को मिलाकर स्थलमंडल या लिथोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, स्थलमंडल। हमारी पूरी दुनिया, हमारे शहर, हमारे महासागर सब इसी स्थलमंडल पर हैं। और ये स्थलमंडल उसी छिपछिपे दुर्बलता मंडल के ऊपर तैर रहा है या धीरे धीरे खिसक रहा है। अरे वाह, इसी से वो टेक्टोनिक प्लेट्स बनती हैं, है ना? एकदम सही। प्लेट टेक्टोनिक्स का पूरा सिद्धांत इसी पर आधारित है। ये बहुत ही स्पष्ट तस्वीर है। क्रस्ट हो गया, उसके नीचे मैंटल हो गया और मैंटल का ऊपरी हिस्सा दुर्बलता मंडल हो गया। जी। लेकिन अब उस गहराई की बात करते हैं जहां हमारी कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आया था। मेरा मतलब है वो 2900 किलोमीटर की गहराई, जहां हमारी एस तरंगे गायब हो गई थीं। वहां क्या है? 2900 किलोमीटर की गहराई के बाद शुरू होता है पृथ्वी का क्रोड या कोर। यह वही सीमा है जहां मैंटल खत्म होता है और बाहरी क्रोड शुरू होता है। और ये बाहरी क्रोड कैसा है? यह बाहरी क्रोड पूरी तरह से तरल या लिक्विड अवस्था में है। यानी यही वो परत है जिसने हमारी एस तरंगों को निगल लिया था और पी तरंगों को मोड़ दिया था। बिल्कुल, यही वो विशाल तरल समुद्र है। और इस तरल बाहरी क्रोड के और भी नीचे जाने पर, मतलब बिल्कुल पृथ्वी के केंद्र में, हमें मिलता है आंतरिक क्रोड। और आंतरिक क्रोड किस अवस्था में है? सबसे दिलचस्प बात यह है कि बाहरी क्रोड तरल है, लेकिन आंतरिक क्रोड फिर से ठोस अवस्था में है। रुकिए, ये मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। स्रोत बताते हैं कि ये कोर भारी पदार्थों, मुख्य रूप से लोहे और निकल से बना है, जिसे निफे कहते हैं। हाँ, निफे यानी निकिल और फेरस। तो अगर बाहरी कोर इतना गर्म है कि लोहा पिघला हुआ है, तो उसके अंदर वाला आंतरिक कोर तो और भी ज्यादा गर्म होगा ना? बिल्कुल, वो और भी ज्यादा गर्म है। फिर वो ठोस कैसे हो सकता है? मतलब क्या इतनी भयंकर गर्मी में लोहे को पिघलने नहीं जाना चाहिए? ये सच में एक बहुत ही शानदार सवाल है। यहाँ असल में तापमान और दबाव के बीच की लड़ाई होती है। दबाव? हाँ, ये सच है कि आंतरिक क्रोड का तापमान सूर्य की सतह जितना गर्म हो सकता है, लेकिन वहाँ पृथ्वी की सारी परतों का इतना भयंकर दबाव है, लाखों वायुमंडलीय दबाव के बराबर। बाप रे, इतना ज्यादा दबाव! और उस अत्यधिक दबाव के कारण लोहे के परमाणु हिलडुल नहीं पाते। तरल बनने के लिए परमाणुओं को फैलने की जगह चाहिए होती है, जो वहाँ बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो दबाव उन्हें पिघलने ही नहीं देता। सही कहा। इसलिए अत्यधिक गर्मी के बावजूद भारी दबावों से एक ठोस क्रिस्टल की तरह बनाए रखता है। वाह! तो हमने सिर्फ 12 किलोमीटर से ज्यादा खुदाई नहीं की, लेकिन ध्वनि और पानी की लहरों के साधारण से विज्ञान का उपयोग करके हमने ये जान लिया कि 6000 किलोमीटर नीचे लोहे का एक ठोस गोला है जो तरल लोहे के समुद्र में तैर रहा है। यही तो विज्ञान की असली ताकत है। दुनिया के एक कोने में आने वाला प्राकृतिक भूकंप दरअसल दुनिया के दूसरे कोने में बैठे वैज्ञानिकों के लिए एक संदेशवाहक का काम करता है। एक डाकिये की तरह जो पृथ्वी के अंदर से संदेश लाता है। बिल्कुल। वो कंपन अपने साथ पृथ्वी के सबसे गहरे रहस्यों का रिकॉर्ड लेकर सतह तक पहुंचता है। पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो ये बात किसी जादू से कम नहीं लगती। एस तरंगों की एक छोटी सी कमजोरी कि वे तरल से नहीं गुजर सकती, उसने हमें पृथ्वी के निर्माण की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझाकर दे दी। और ये भी कि जो चीजें हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं हैं, प्रकृति उनके परोक्ष सुराख कहीं ना कहीं छोड़ ही देती है। बस हमें उसे पढ़ने की तकनीक आनी चाहिए। इस पूरी यात्रा के बाद एक विचार है जो मेरे मन में गहराई तक बैठ गया है। वो क्या? पृथ्वी की सतह पर जो धरातलीय तरंगे आती हैं, वे इमारतें गिरा देती हैं, सुनामी लाती हैं और भयंकर तबाही मचाती हैं। हम हमेशा भूकंप को एक विनाशकारी शक्ति के रूप में ही देखते हैं। ये तो है, उनका प्रभाव सतह पर बहुत भयानक होता है। लेकिन जरा सोचिए, उसी विनाशकारी भूकंप के दौरान पृथ्वी के अंदर जो पी और एस तरंगे पैदा होती हैं, वही हमें हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति, उसकी बनावट और उसके अस्तित्व का सबसे गहरा ज्ञान देती हैं। ये सच में एक बहुत ही गहरा नजरिया है। क्या ये अद्भुत नहीं है कि प्रकृति की सबसे विनाशकारी शक्तियों के भीतर ही सबसे बड़े ज्ञान की चाबी छिपी होती है? अगर भूकंप न होते तो शायद हम कभी जान ही नहीं पाते कि हमारे पैरों के नीचे असल में क्या है। जो शक्ति सतह पर सब कुछ मिटा देती है, वही शक्ति गहराई में सब कुछ स्पष्ट कर देती है। बिल्कुल। तो अगली बार जब कभी जमीन में हल्का सा भी कंपन महसूस हो, तो बस डरने के बजाय
पल के लिए जरूर सोचना चाहिए कि वो छोटा सा कंपन, वो लहर पृथ्वी के उस पार से क्या संदेश लेकर आ रही है। हाँ, ये सोचना चाहिए कि वो कोर का, मेंटल का कौन सा रहस्य लेकर हम तक पहुंची है। आज की इस शानदार चर्चा के लिए बस इतना ही। उम्मीद है पृथ्वी के अंदर की ये यात्रा सबको पसंद आई होगी।